तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज रात जो वाकयात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये आम कहानियां नहीं हैं। ये वो खौफनाक सच्चाइयां हैं जो इंसानी अकल को दंग कर देती हैं। ये कहानियां हमें रेडिट के जरिए एक सारिफ यूजर ने भेजी हैं, जो खुद को साइलेंट वॉकर कहलाते हैं। उन्होंने ये वाकयात हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के दूर दराज और वीरान इलाकों से इरसाल किए हैं, जहां की खामोशी में आज भी चीखें दबी हुई हैं। तो अपने कमरे की लाइट्स मध्यम कर लें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की दास्तान आपकी नींदें उड़ाने वाली है। ये कहानी डेविड वर्मस नामी एक सिक्योरिटी गार्ड की जबानी है, जिसके साथ ये खौफनाक वाकया ऑस्ट्रेलिया के एक कदीम और मखदूश हॉस्टल में पेश आया। मेरा नाम डेविड है, मैं ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी हूँ और यह वाकया तब का है जब मेरी उम्र 32 साल थी। मैं एक ऐसे हॉस्टल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इमारत बेहद पुरानी थी, इतनी पुरानी कि इसकी दीवारों से सेम और पेंट की पपड़ियां उतर रही थीं और हर कदम पर लकड़ी के फर्श से ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई तकलीफ में कराह रहा हो। इंतजामिया ने फैसला कर लिया था कि इस हॉस्टल को गिराकर वहां एक नई और जदीद इमारत तामीर की जाएगी, और इसी सिलसिले में वहां मौजूद तकरीबन तमाम तलबा स्टूडेंट्स को करीबी इमारतों में शिफ्ट किया जा चुका था। इस हॉस्टल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी थी, जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूंगा, मगर उसका रोब और दबदबा पूरे इलाके पर छाया हुआ था। मेरी ड्यूटी इस पुराने खाली होते हुए हॉस्टल में थी, जहां अब सिर्फ सन्नाटा और चंद बाकी रह जाने वाले तलबा का बसेरा था। मुझे वहां ज्वाइन किए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था और मुझे मालूम था कि चंद दिनों बाद यह इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान पर स्याह बादलों का राज था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने माहौल को मजीद वहशतनाक बना दिया था। हॉस्टल का बिजली का निजाम, जो पहले ही बोसीदा था, इस तूफान की ताब न ला सका। आधी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी और कहीं कहीं टिमटिमाते हुए बल्ब अपनी बखा की जंग लड़ रहे थे। छतें टपक रही थीं और हर तरफ पानी और सीलन की अजीब सी बू फैली हुई थी। अगर इस वक्त हल्का सा झलझला भी आ जाता तो शायद वो इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने छोटे से केबिन में बैठा गर्म चाय की प्याली से दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। बाहर बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि अपनी आवाज सुनना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक इस शोर क़यामत में मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये चीखने की आवाज थी। 2 लड़कों की चीखें जो हॉस्टल की दूसरी मंजिल से आई थीं। वो आवाज इतनी दर्दनाक और खौफजदा कर देने वाली थी कि बादलों की गरज भी इसे दबा न सकी। हालांकि वहां सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स बाकी रह गए थे, जो दूसरी मंजिल के आखिरी कमरों में मुकीम थे और अगले 2-3 दिनों में जाने वाले थे। मैं फौरन चौकन्ना हो गया। चाय का कप वहीं मेज पर छोड़ा, एक हाथ में भारी टॉर्च और दूसरे में अपना डंडा संभाला और केबिन से बाहर निकल आया। बारिश मेरे रेनकोट से टकरा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उन चीखों की तरफ था। मैं तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हॉस्टल का वो हिस्सा जहां सीढ़ियां थीं मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी की एक लकीर अंधेरे का सीना चीरती हुई ऊपर की तरफ गई। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। वो चीखें जो अभी कुछ लम्हे पहले सुनाई दी थीं, अब मादूम हो चुकी थीं। सिर्फ बारिश के बरसने की आवाज थी जो छत पर पड़ रही थी। मैंने हिम्मत मुस्तमा इकट्ठा की और उन आखिरी 2 कमरों की तरफ बढ़ा जहां वो लड़के रहते थे। अभी मैं राहदारी कॉरिडोर के वस्त बीच में ही था कि मुझे दोबारा वही आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ की मध्यम लेकिन वाजह पुकार। और अजीब बात यह थी कि ज्यों ही वो चीखें उभरी, बाहर आसमान पर बिजली जोर से कड़की, जैसे कुदरत भी इस खौफनाक खेल में शामिल हो। मैं वहीं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो या लड़के कोई मजाक कर रहे हों, लेकिन एक अनजाना खौफ मेरे दिल में बैठ चुका था। मैं उनके कमरों के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे बंद थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने डंडे से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हेलो, क्या सब ठीक है अंदर? मैंने ऊंची आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी, इस बार मजीद जोर से। दरवाजा खोलो, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं। मगर अंदर सिर्फ खामोशी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। मेरे जहन में कई बसव से आने लगे। क्या वो सो गए हैं या वो यहाँ हैं ही नहीं? लेकिन इतनी रात गए और इतनी बारिश में वो कहाँ जा सकते थे? मैंने फैसला किया कि दरवाजा तोड़ने के बजाय नीचे जाकर हेड ऑफिस कॉल करूं और सूरत हाल से आगाह करूं, क्योंकि हमें सख्ती से मना किया गया था कि किसी तालिबे इल्म की प्राइवेसी में दखल न दें जब तक कि हंगामी सूरत हाल वाजह न हो। मैं वापस मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अभी मैंने चंद कदम ही उठाए थे और सीढ़ियों के करीब पहुंचा ही था कि मेरे पीछे से दोबारा वही चीख उभरी। इस बार यह आवाज इतनी करीब और वाजह थी कि मेरा दिल हल्का में आ गया। मैं फौरन पीछे घूमा। जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। वो दोनों कमरे जो अभी कुछ लम्हे पहले बंद थे अब चौपट खुले हुए थे। अंधेरे में खुले हुए वो दरवाजे किसी सियाह गार के दहाने लग रहे थे। मैं हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ भागता हुआ वापस उन कमरों की तरफ गया। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। कमरे खाली थे, लेकिन वहां का मंजर बहुत अजीब था। सामान बिखरा हुआ था जैसे किसी ने शदीद गौस से या जल्दी में तलाशी ली हो। किताबें, कपड़े, बेडशीट्स सब जमीन पर इधर उधर पड़े थे। फर्श पर मिट्टी के निशानात और अजीब सी गंदगी थी। कमरों से एक नागवार बू आ रही थी, जैसे वहां कोई जानवर मर गया हो। मैंने बाथरूम्स चेक किए, वो भी इसी तरह गंदे और खाली थे। वहां एक पल रुकना भी मुहाल हो रहा था। मेरे जहन में यह ख्याल आया कि शायद ये लड़के मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं और कहीं छुप गए हैं। लेकिन फिर वो बू किसी मजाक का हिस्सा नहीं हो सकती थी। मैं खौफजदा होकर वापस भागा। मैं राहदारी से गुजरता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर बालकनी की तरफ गई। वहां वो खड़े थे, दोनों लड़के, हॉस्टल की रीलिंग के उस हिस्से पर जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था। वो दोनों बिल्कुल साकित खड़े थे, लेकिन उनका अंदाज नॉर्मल नहीं था। वो रीलिंग के ऊपर झुके हुए थे, उनके हाथ नीचे लटक रहे थे और सर ऐसे झुका हुआ था जैसे वो नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार हों। अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? पीछे हटो! मैं चिल्लाया, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। वो बुत बने खड़े रहे। बारिश उनके जिस्मों को भिगो रही थी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मेरा खौफ अब वहशत में बदल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं तेजी से नीचे की तरफ भागा ताकि केबिन से फोन कर सकूं। नीचे पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और हेड ऑफिस का नंबर मिलाने लगा, लेकिन लाइन डेड थी। शायद तूफान की वजह से फोन लाइंस बैठ चुकी थीं। मैंने बेबसी से रिसीवर पटखा और केबिन से बाहर निकला। मेरी नजर ऊपर बालकनी की तरफ उठी। वो अब भी वहीं थे, उसी तरह लटके हुए। उनके आधे जिस्म रीलिंग से बाहर थे और आधे अंदर। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहे हैं। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने हिम्मत की और दोबारा ऊपर जाने का फैसला किया। मैं उन्हें बचाना चाहता था, या शायद खुद को तसल्ली देना चाहता था कि ये सब मेरी आंखों का धोखा है। मैं दोबारा दूसरी मंजिल पर पहुंचा। राहदारी में पानी की बूंदें टपक रही थीं और फर्श फिसलन वाला हो चुका था। मैं टॉर्च की रोशनी उन पर डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। वो मुझसे काफी दूर राहदारी के दूसरे सिरे पर थे। देखो लड़कों, ये मजाक अब बंद करो और अंदर आ जाओ, मैंने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं उनके करीब पहुंच गया। अब मैं उनसे सिर्फ 2-3 मीटर के फासले पर था। बारिश की बौछार बालकनी के अंदर आ रही थी। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। अचानक मेरा पांव फर्श पर फैले हुए पानी पर पड़ा और मैं बुरी तरह फिसल गया। धड़ाम मैं गिर पड़ा और मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। लेकिन गिरते हुए मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी। जैसे ही मैं गिरा, वो दोनों भी गिरे। रीलिंग से नहीं, बल्कि वहीं फर्श पर, जैसे किसी ने उनकी डोरियां काट दी हों। मैं दर्द से कराहता हुआ उठा और टॉर्च उठाकर उनकी तरफ लपका। वो दोनों फर्श पर औंधे मुंह पड़े थे। उनके जिस्म बारिश के पानी में भीग रहे थे। मैंने घबराकर उनमें से एक को सीधा किया। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। यहां पहले हिस्से का इख्तिताम होता है। कहानी का सस्पेंस अभी बाकी है। मैंने जिस लड़के को सीधा किया था, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। वो पथरा चुकी थी, मुंह से झाग निकल रही थी और जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने दूसरे लड़के को हिलाया, वो भी बेजान था। मैंने कपकपाते हाथों से उनकी नब्ज चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहां खामोशी थी। दिल की धड़कन रुक चुकी थी। वो दोनों मर चुके थे।
इस लम्हे मुझ पर जो खौफ तारी हुआ उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। मैं 1 इंच भी हिलने के काबिल नहीं रहा था। मेरे सामने 2 लाशें पड़ी थीं जिन्हें मैंने अभी कुछ लम्हे पहले बालकनी पर लटकते हुए देखा था। क्या मैंने उन्हें गिरते हुए देखा था या वो पहले ही मर चुके थे? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं वहां 1 सेकंड भी मजीद नहीं रुक सकता था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा और वापस सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थीं। कई बार मैं गिरते गिरते बचा। मैंने सीधा यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ दौड़ लगा दी, जहां दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। मैं बारिश में भीगता हुआ, हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा। वहां वहां 2 लड़के, वो मर गए हैं, मैं बमुश्किल बोल पाया। मेरे साथी गार्ड्स ने मुझे संभाला और फौरन सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए मैनेजमेंट को इत्तला दी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दी गई। मैं और 2 और गार्ड्स टॉर्चन लेकर वापस उस पुराने हॉस्टल की तरफ भागे। जब हम दूसरी मंजिल पर उस जगह पहुंचे जहां मैंने लाशें देखी थीं, तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिमाग घूम गया। वहां कोई नहीं था, फर्श खाली था, सिर्फ पानी के गड्ढे थे और बारिश की बौछार। लाशें गायब थीं। डेविड, तुमने कहा था वो यहां पड़े थे? एक गार्ड ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। कसम खाता हूं, मैंने अपने हाथों से उन्हें छुआ था। वो यहीं थे, बिल्कुल यहीं। मैं चीख पड़ा। मुझे अपनी जहनी हालत पर शक होने लगा। क्या ये सब मेरा वहम था? लेकिन वो ठंडक, वो पत्थराई हुई आंखें, वो सब इतना हकीकी था। हमने उनके कमरों की तलाशी ली। कमरे उसी तरह बिखरे हुए और बदबूदार थे, लेकिन लड़के वहां नहीं थे। फिर एक गार्ड ने मशवरा दिया कि हॉस्टल के पिछले हिस्से में तलाश किया जाए। हॉस्टल के पीछे एक घना जंगलनुमा इलाका था और कुछ पुराने तालाब थे। हम सब नीचे उतरे और पिछली तरफ गए। वहां घास और झाड़ियों में हमें कुछ नजर आया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हम सब ठिठक कर रुक गए। वो दोनों लड़के वहां पड़े थे। हॉस्टल की बुलंदी से गिरने की वजह से उनके जिस्म टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो वहां घंटों से पड़े हों। बारिश के पानी में उनके जिस्म फूल चुके थे। पुलिस आई, कार्रवाई हुई, मेरा बयान लिया गया। मैंने वही बताया जो मैंने देखा था, कि मैंने उन्हें रात के 2 बजे जिंदा देखा, फिर बालकनी पर देखा और फिर मेरे सामने वो फर्श पर गिरे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने जो इंकिशाफ किया उसने मेरे होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों लड़कों की मौत सुबह के वक्त ही हो चुकी थी। वजह नशे की ज्यादती, ओवरडोज बताई गई और फिर शायद नशे की हालत में या लड़ाई के दौरान वो छत से नीचे गिर गए। उनके जिस्मों पर मारपीट के निशानात भी थे और लाशें कई घंटे पुरानी होने की वजह से फूल चुकी थीं। पुलिस, मैंने उनकी लाशों को चलते हुए देखा था। वो चीज जो मेरे सामने थी वो इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी भटकती हुई रूहें थीं जो अपनी मौत के लम्हात को बार बार दोहरा रही थीं। इस वाकये के बाद भी मैं कुछ दिन वहां रहा, जब तक हॉस्टल गिराया नहीं गया। और यकीन माने, मुझे हर रात ऐसा लगता था कि ऊपर कोई भाग रहा है, हंस रहा है और चीख रहा है। फिर वो इमारत गिरा दी गई, लेकिन वहां की फिजा में जो सोग और खौफ था वो शायद आज भी वहां मौजूद नई इमारत में महसूस किया जा सकता है। ये थी डेविड की कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ जो कनाडा से और मार्टिन नॉन फर्जी नाम ने भेजी है। ये कहानी एक कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड की है और यकीन करें, ये डेविड की कहानी से भी ज्यादा दहला देने वाली है। मेरा नाम मार्टिन है और मैं कनाडा में रहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई नौकरियां की, लेकिन कब्रिस्तान की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी मेरे लिए सबसे खौफनाक तजुर्बा साबित हुई। यह कब्रिस्तान एक बहुत पुराने चर्च के अकब पीछे में 2023 वाक़ था, लेकिन चर्च और कब्रिस्तान की चारदीवारी अलग अलग थी। मेरा काम रात के वक्त यह यकीनी बनाना था कि कोई नशा करने वाला या शरारती अंसुर कब्रिस्तान में दाखिल ना हो और कब्रों की बेहुरमती न करे। इस इलाके में मनशियात के आदी अफराद का आना जाना लगा रहता था और कई बार वहां से पुलिस को मशकूक चीजें एक भी मिली थीं, इसीलिए वहां सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। मैंने एक रिटायर होने वाले बुजुर्ग गार्ड की जगह ली थी। मुझे वहां काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में मैंने इतनी मैयतें और तदफीन के मनाजिर देखे थे कि मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। लोग आते, रोते धोते अपने प्यारों को मनो मिट्टी तले दबाते और चले जाते। लेकिन एक दिन एक ऐसी लाश लाई गई जो मेरे हाफिजे में नक्श होकर रह गई। वो दोपहर का वक्त था। पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस आई। उनके साथ कुछ सरकारी अहलकार थे। वो जो लाश लेकर आए थे
उसकी हालत बयान से बाहर थी। वो शायद कोई लावारिस लाश थी जो कई दिनों से कहीं पड़ी गल सड़ रही थी। उसे बाकायदा ताबूत में भी नहीं रखा गया था, बल्कि एक मोटी स्याह पॉलीथीन शीट में लपेटा गया था। ज्यों ही उसे गाड़ी से उतारा गया, एक ऐसी शदीद और दिल दहला देने वाली बदबू फिजा में फैल गई कि हम सबको अपनी नाक पर रूमाल रखना पड़ा। वो बू सड़े हुए गोश्त और तेजाब जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लाश को किसी बीमारी ने अंदर ही अंदर खा लिया है। उसे जल्दी जल्दी बगैर किसी खास मजहबी रसूमात के कब्रिस्तान के एक कोने में दफना दिया गया। वो लोग उसे मिट्टी देकर फौरन चले गए, जैसे वो इस बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हों। उस दिन मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं घर चला गया। इस वाकये के तकरीबन 1 महीने बाद मेरी शिफ्ट तब्दील हो गई और मुझे रात की ड्यूटी सौंप दी गई। यह मेरी पहली रात की शिफ्ट थी। रात के 9 बजे से सुबह तक। मेरा केबिन कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल पास था और वहां से सड़क और कब्रिस्तान का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई देता था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। कब्रिस्तान के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ सड़क की स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी गेट के अंदर कुछ हिस्से तक जा रही थी। रात के तकरीबन 1 या 2 बज रहे थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं अपने केबिन से बाहर निकला और सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। हवा में खुनकी थी और माहौल पुरसुकून था। लेकिन फिर अचानक फिजा तब्दील हो गई। मैं सिगरेट पी रहा था कि मुझे एक मध्यम सी बदबू महसूस हुई। पहले मुझे लगा शायद करीब कोई कचरा पड़ा है या कोई जानवर मर गया है, लेकिन वो बदबू लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी। और फिर मेरे जहन में एक धमाका हुआ। ये वही बदबू थी, हूबहू वही सड़े हुए गोश्त और बीमारी की बू जो उस दिन उस लावारिस लाश से आ रही थी जिसे पुलिस वालों ने 1 महीना पहले दफनाया था। मेरा दिल जोर से धड़का। ये बदबू यहां कैसे आ सकती है? वो तो जमीन के नीचे दफन है। मैंने इधर उधर देखा। बदबू का मंबा कब्रिस्तान के अंदर से मालूम हो रहा था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और गेट के सलाखों के बीच से अंदर रोशनी डाली। टॉर्च की शुआ कब्रों के कदमों पर पड़ती हुई आगे बढ़ी और फिर मेरी रोशनी एक जगह जाकर रुक गई। वो कब्र, वही कब्र जहां उस बदबूदार लाश को दफनाया गया था, वहां कोई बैठा था। दूसरे हिस्से का इख्तिताम तीसरा हिस्सा मार्टिन के साथ पेश आने वाले हौलनाक वाकये पर मबनी होगा। मेरी टॉर्च की रोशनी लरजते हुए उस साए पर मरकूज थी। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वो कब्र के कच्चे हिस्से पर इस तरह बैठा था जैसे जमीन से उगाया हो। उसका आधा जिस्म कब्र की मिट्टी पर था और आधा बाहर। अंधेरे और फासिले की वजह से मुझे वाजह कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एक सफेद सा हयूला था। मैंने ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है वहां? कब्रिस्तान बंद है, बाहर आ जाओ। मेरी आवाज कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंजी, लेकिन उस साए ने कोई हरकत नहीं की। वो वैसे ही झुका हुआ बैठा रहा। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई नशा करने वाला शख्स दीवार फांद कर अंदर आ गया है और अब नशे की हालत में वहीं गिर गया है। ये सोचकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। मैंने जेब से चाबी निकाली और कब्रिस्तान का आहानी गेट खोला। गेट के कब्जों ने एक चिड़चिड़ाहट की आवाज निकाली जो रात की खामोशी में बहुत नागवार लगी। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया, जैसे मैं किसी फ्रीजर में आ गया हूं। और वो बदबू, वो अब इतनी शदीद हो चुकी थी कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे उल्टी आने को थी, लेकिन मैंने मुंह पर हाथ रखा और आगे बढ़ा। मेरी टॉर्च उस वजूद पर जमी हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, खड़े हो जाओ, मैंने वार्निंग दी। जैसे जैसे मैं करीब गया, हकीकत मुझ पर आश्कार होने लगी। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। उसने कोई आम कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो पट्टियों में लिपटा हुआ था, मैली पीली और खून आलूद पट्टियां, जगह जगह से उधड़ी हुई, जिनके नीचे से स्याह गोश्त झलक रहा था। यह हूबहू वही हुलिया था जैसा फिल्मों में ममीज का दिखाया जाता है, लेकिन यह फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। वो पट्टियां ताजा मिट्टी से लथपथ थीं। अब मैं उससे सिर्फ चंद फुट के फसिले पर था। मेरे कदम मन भर के हो चुके थे। मेरा दिमाग कह रहा था कि भागो, लेकिन जिस्म जैसे जम गया था। वो वजूद मेरी तरफ पीठ किए बैठा था, हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई इबादत कर रहा हो या रो रहा हो। मैंने कांपते हुए हाथ से अपना डंडा आगे बढ़ाया और उसके कंधे को छूने की कोशिश की। तुम कौन हो? मेरी आवाज गले में ही अटक गई।
जैसे ही मेरे डंडे ने उसे छुआ, वो एक झटके से मेरी तरफ घूमा। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा आधा गला हुआ था, जिल्द लटक रही थी और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गहरे स्याह गड्ढे थे जिनमें सफेद रंग का माद्दा तैर रहा था। मुंह खुला हुआ था जैसे वो मुस्तकिल चीख रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अचानक एक जोरदार और हौलनाक चीख मारी। वो चीख इंसानी नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे हजारों बिल्लियां एक साथ रो रही हों। उसके मुंह से वही गलीज बदबू का एक भभका निकला जो सीधा मेरे चेहरे से टकराया। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़ा और अंधाधुंध गेट की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो मेरे पीछे भाग रहा हो। गीले पत्तों और सूखी टहनियों के टूटने की आवाजें मेरे कानों के बिल्कुल करीब थीं। मैं गेट तक पहुंचा। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक लोहे का वो भारी गेट एक जोरदार धमाके से मेरे मुंह पर बंद हो गया। ढम! हवा का कोई नामो निशान नहीं था। फिर ये गेट खुद कैसे बंद हुआ? मैंने पूरी जान लगाकर गेट को धक्का दिया। वो खुल गया और मैं लड़खड़ाता हुआ सड़क पर जा गिरा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर भागा और तब तक भागता रहा जब तक मैं स्ट्रीट 10 लाइट्स की तेज रोशनी में नहीं आ गया। वहां पहुंचकर मैं सड़क पर गिर गया। मेरा सीना धौंकने की तरह चल रहा था। मैंने दूर से अपने केबिन की तरफ देखा। वहां एक अजीब तमाशा हो रहा था। मेरे केबिन की लाइट्स तेजी से जल बुझ रही थीं और कब्रिस्तान का वो गेट जिसे मैं खुला छोड़ आया था, वो बार बार खुल रहा था और जोर से बंद हो रहा था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हालांकि वहां कोई नहीं था। वो मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं वहां मजीद 1 मिनट भी रुकता तो आज मेरी लाश भी वहीं कहीं पड़ी होती। मैं पूरी रात वहीं सड़क किनारे बैठा रहा। कब्रिस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह के 4-5 बजे जब लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई और उजाला फैलने लगा, तब मुझ में थोड़ी जान आई। मैं डरते डरते अपना सामान लेने वापस गया। दिन की रोशनी में वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो बदबू गायब हो चुकी थी। मेरी टॉर्च वहीं घास पर पड़ी थी, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे इस कब्र के अंदर से कोई मुझे देख रहा है, जैसे जमीन के नीचे से कोई खुरचने की आवाज आ रही हो। मैंने फौरन हेड ऑफिस जाकर इस्तीफा देने की बात की। मैंने उन्हें सच नहीं बताया क्योंकि वो मुझे पागल समझते। मैंने बस इतना कहा कि मेरी तबीयत रात को खराब हो जाती है और मैं वहां काम नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कब्रिस्तान से हटाकर चर्च के अंदरूनी हिस्से की ड्यूटी दे दी और मेरी जगह एक नया गार्ड रख लिया गया। कुछ दिन बाद मैंने नए गार्ड से बातों बातों में पूछा कि क्या उसे रात को कोई मसला होता है। उसने जवाब दिया, कोई खास नहीं, बस कभी कभी रात को एक अजीब सी सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है और अक्सर केबिन की लाइट्स खुद ब खुद जलती बुझती हैं। शायद वायरिंग का मसला है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं खामोश रहा। मैं नहीं चाहता था कि वो खौफजदा हो, या शायद मैं खुद इस वाकये को दोबारा याद नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं जानता था कि वो वायरिंग का मसला नहीं है। वो उस मुर्दे की बेचैनी है जिसे सुकून नहीं मिला और वो आज भी रात के अंधेरे में अपनी कब्र पर बैठकर किसी का इंतजार करता है। तो दोस्तों, ये थी वो 2 सच्ची कहानियां जो साबित करती हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख रही होती है। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो और मेरा अंदाज़े बयान पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे जरूर भेजें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे में मोहतात रहिएगा। खुदा हाफिज़।